पता नहीं वो किस पंथ को मानने वाले थे, पर सनातन और शुद्ध जो सनातन है वो कभी भी सूर्य की आराधना करने से आपको मना नहीं करता है, और न ही मूर्ति पूजा करने से आपको मना करता है। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके सामने जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है राजू, हिरानी नहीं। हिरानी नहीं। 1988 इनका डेट ऑफ बर्थ है, सुबह 6 बजे, और जोधपुर राजस्थान से ये कुंडली आई। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और एक बड़ी अद्भुत बात है, हालांकि ये लंबा कार्यक्रम होता है, नहीं तो और भी मैं इसमें भी गीता जी के श्लोक शामिल कर सकता था, पर नहीं करता। मैं आप लोगों को ये बार बार कहता हूँ, अपने बच्चों को जो आपके बगल में बैठ करके कुछ गेम वगैरह खेल रहा है, उसको कम से कम प्रत्येक दिन ये आदत डलवाइए कि वो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सुबह उठ करके स्नान करने के बाद और सूर्य को अर्घ दे सके। नहीं तो यही बच्चा कल आप जब पूजा करेंगे तो आपसे कहेगा, क्या मम्मी क्या पूजा पाठ करते रहते हो, इतना पूजा करने से क्या होता है। और फिर वही जब किसी का पति बनेगा तो बोलेगा कि क्या दिन भर बैठ करके रामायण और गीता की बातें करते रहते हो। और फिर वही बच्चा जब बूढ़ा हो जाएगा, अधेड़ हो जाएगा, तो कोई दूसरे पंथ का व्यक्ति आकर के 2 थप्पड़ मार करके उसका घर और उसकी जमीन और उसके मंदिर हथिया करके बाहर निकाल देगा, और फिर अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए यही बालक मजबूर हो जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि सामने से सबसे पहले आपको मजबूत होने की आवश्यकता है, और निस्संदेह अपने दुश्मनों को पहचानने की भी आवश्यकता है। ये काम सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का काम वाणी से आग लगाने का होता है, और आग लगाने का असली काम क्षत्रिय और आदि आदि को होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको विषय पे लेके आता हूं। याद रखिएगा, ये कुंभ लग्न की कुंडली है, जो निश्चित रूप से किसी ऐसे दार्शनिक तत्व से बनी होती है। वायु तत्व का ये एक ऐसा लग्न जो तुरंत ही बूम कर जाता है। बूम करने का मतलब वैचारिक रूप से मैंने क्या बात कही है, पंचांग भी बताऊंगा, पर थोड़ी देर में। पहले इस बात को समझते हैं कि कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है, और जो व्यक्ति कुंभ लग्न का है वो कैसा होता है, और उसकी गतिविधि कैसी होती है, उसको उसके सोचने का तरीका, उसके प्रभाव, उसका स्वभाव, उसके अवरोध, उसके रोध, प्रतिरोध और प्रतिक्रिया, वो कैसा दिखता है, वो कैसा चलता है। तो अब इस चीज़ पे जब फोकस करते हैं तो व्यक्ति लंबा होता है, थोड़ा झुक करके चलने वाला होता है, और बिल्कुल सधी हुई गंभीर चाल और गंभीर वाणी का होता है। अपने प्रगति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होता, और निस्संदेह स्वच्छंद गति से ईश्वर की भांति गति करता रहता है। स्वच्छंद गति ईश्वर कहा जाता है ना। ठीक उसी तरीके से इनके पास एक अद्भुत जो है वो प्रभाव होता है, दार्शनिकता झलकती है, और ये शनि की पॉजिटिव राशि है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक मतलब शनि की को 2 राशियों का अधिपति माना गया है, एक कुंभ और दूसरा मकर, यानी कि पहले मकर राशि पे और दूसरे कुंभ राशि पे शनि का आधिपत्य है, जिसमें से जो मकर राशि है वो निगेटिव राशि कही जाती है, और जो कुंभ राशि है उसे पॉजिटिव राशि कही जाती है। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब कभी बाद में बताऊंगा, पर आपको इतनी बात जरूर समझा दूं कि ये एक ऐसी दार्शनिक राशि है जो मीन राशि के बिल्कुल निकट होती है, और इस वजह से इनके पास एक अजब तरीके का, अलग तरीके का दार्शनिक पना समाहित रहता है। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना ये अद्भुत बात होती है, जो लग्न को बलि बनाती है। इसका मतलब है कि अगर आपका लग्नेश, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, अगर आपके लग्नेश आपकी कुंडली के लग्न को देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जितने भी दोष होंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी हो जाएगी, और आपके अंदर का जो एक अनूठापन होगा, आपके अंदर का जो एक मजबूत होना होगा, वो मजबूत होता जाएगा, क्योंकि आपके कुंडली के मालिक ने आपके अपने ही घर को देखा है। इस कुंडली का राजा कौन होगा? इस कुंडली के राजा होंगे शनिदेव, जो अपने ही घर को तीसरी दृष्टि से अपने ही राशि को देखेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले उन्होंने अपने आप को लाभ में बिठाया। इसका मतलब क्या है? लाभ भाव है ये, 9 नंबर की राशि में बैठे हैं भाई जी। 9 नंबर की राशि क्या होती है? धर्म की राशि होती है। लग्न में कौन सी राशि बनी है? धर्म की राशि बनी है। लाभ की राशि लग्न में, और लग्न के अधिपति धन जो है वो धर्म भाव में बैठे।
इसका सीधा अर्थ है कि व्यक्ति प्रपंची नहीं है, गुणकारी है, आध्यात्मिक है, प्राप्त करने के लिए भागने वाला है और थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला भी है। गंभीरता से, लंबे और ऊंचे कद का और साथ ही साथ बेहतरीन प्रामाणिकता के साथ अपनी बात को रखने वाला होता है। यह इंतजार नहीं कर सकता और निस्संदेह बुद्धिमान होता है। यशस्विता का गुण इसमें हो जाएगा क्योंकि दार्शनिक होता है। जीवन और समस्याओं को, लोग और लोगों के विचारों को, वस्तु और वस्तु के निर्माताओं को अलग तरीके से देखने का दृष्टिकोण लेकर के उपस्थित होता है और निस्संदेह इसके सोचने का तरीका अन्य बाकी के लोगों से बिल्कुल ही अलग विलग होते हैं। कुंभ लग्न के लोगों में दार्शनिकता तो चलो कई बार बोल दी मैंने, एक और भी बहुत अच्छी बात होती है कि ये बदला नहीं लेना चाहते किसी से भी। मतलब इनके पास अपने अंदर में कोई क्रोध नहीं होता जिसके लिए वो जब कभी डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो उसके बदले के भाव में ये नहीं होते। इस वजह से कई बार इनको समाज से निष्कासित नहीं होना पड़ता है, क्योंकि ये चाहे इनको जो भी कुर्सी दे दी जाती है ये उन पे बैठ जाते हैं और अपने आप अपने काम में मगन रहने का इनका अभ्यास बड़ा ही पुख्ता होता है। कहने का मतलब है कि इनमें कभी भी प्रतियोगिता नहीं होती। ये अपने आप में मशगूल होते हैं, मस्त होते हैं और चिरंजीवी होते हैं, क्योंकि ये किसी को मारना नहीं चाहते और किसी को खाना नहीं चाहते। ये अपने ही अस्तित्व को कायम रखना चाहते हैं और उसको ही मजबूती देने में अपना दिमाग लगाते रहते हैं। ये बहुत ही तार्किक और बहुत ही समझदारी भरी बात होती है कुंभ लग्न वालों में। एक ऐसा व्यक्ति, अब तीसरी बात जो आपको देखने में मिल जाएगी कुंभ लग्न वालों में, आप उनके जब प्रतीक को देखेंगे, कुंभ लग्न का प्रतीक कैसा है, हमारा इतिहास कितना पुराना है, हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, हमारी सोच कितनी मजबूत है और हमारे संसद कितने मजबूती से बनाए गए हैं। संसद धर्म की, संसद की बात नहीं कर रहा, धर्म संसद की बात कर रहा हूं कि एक ऐसे छोटे से छोटे व्यक्ति पे और छोटी से छोटी विचारधारा को बहुत ही अच्छे तरीके से जो डिफाइन करता है वो सनातन धर्म है। जहां पे आपके राशि के बारे में जब कुंभ राशि को देखेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो हल्का झुका है और उसके कंधे पे एक घड़ा भरा है, उस घड़े में ज्ञान का सागर, विष नहीं अमृत भरा है और वो छलक रहा है। उस घड़े को छलकता हुआ दिखाया जाता है क्योंकि वो उस छलके हुए घड़े में से कुछ भी इधर उधर निकल ना जाए, उसको बचाने के जद्दोजहद में वो व्यक्ति झुक जाता है, बैलेंस बनाना चाहता है। ध्यान से समझिए इस राशि के प्रतीक को, तब आपको ये बात समझ में आए कि वस्तुतः वो व्यक्ति झुका हुआ इसलिए है क्योंकि वो बैलेंस बनाना चाहता है। सामने वाले से अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अपनी बात कैसे रखनी है, उसके लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ता है और थोड़ा ढलना भी पड़ता है, थोड़ा उठना पड़ता है और थोड़ा चलना भी पड़ता है। यही प्रतीक आपको ये बताती है कि जीवन को जो उसने सबसे बेहतर तरीके से जिया है वो शायद कुंभ लग्न के लोग होते हैं, जो सामान्यतया जिसमें किसी भी तरीके की कोई कमजोरी कभी नहीं देखी जाती और किसी भी तरीके से कोई बहुत ज्यादा कट्टरपना नहीं देखा जाता। वो बिल्कुल ही सामान्यतया समावयवता के हिसाब से संतुलित होकर के जीवन को जी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रास्ते कहाँ खड्डे भरे हैं और कहाँ पे ब्रेक नहीं लगाने की आवश्यकता है। उनको पता है कि कौन सा रास्ता जो है वो हाईवे वाला है और कौन सा रास्ता गली गुच्ची वाला है। इस वजह से वो बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन को संतुलित होकर के जी लेना चाहते हैं और वस्तुतः वो जी भी लेते हैं। ये तो रही कुंभ लग्न की बात। इस कुंडली के लिए अगर मैं पंचांग बताऊंगा तो थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है कि मेरी सबसे अच्छी जो बात लगती है वो मेरे पंचांग का विश्लेषण लगता है, वो मैं बताऊंगा। पर हमें कुंडली पे भी और ज्यादा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पंचांग को भी इसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे जब कुंभ लग्न की बात होगी तो आप ध्यान से देखें तो वृषभ लग्न मतलब वृषभ राशि और तुला राशि, एक राशि केंद्र में, दूसरी राशि त्रिकोण में बन गई। यानी कि शुक्र इस कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह के रूप में माने जाएंगे, क्योंकि वो उनको एक केंद्र मिलेगा और दूसरा त्रिकोण मिलेगा, और वो भी मजबूत त्रिकोण। सबसे ये दूसरा मजबूत ये और तीसरा मजबूत ये त्रिकोण होता है। केंद्र में सबसे मजबूत कौन होता है? दशम स्थान का चौकोर स्थान जो है ये सबसे मजबूत केंद्र कहा जाता है। इसे भी केंद्र, इसे त्रिकोण भी कहा जाता है। इसे भी केंद्र और इसे केंद्र और इसे केंद्र कहा जाता है। तो परस्पर सभी केंद्रों में से सबसे बलवान मजबूत केंद्र कौन होता है? यह दशम स्थान। और सभी त्रिकोणों में से सबसे मजबूत त्रिकोण नवम स्थान।
क्लियर है? 11 नंबर की राशि का लग्न में बनना, जो मूलतः अगर यहां की राशि होगी तो व्यक्ति को सब कुछ क्या मिल जाएगा? लाभ, क्योंकि लाभ की राशि लग्न में बन गई। और 12वें भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, इस कुंडली की 5 सबसे अच्छी बातों में से सबसे पहली बात जो अच्छी है वो बता रहा हूं। यहां ऐसे लिखा हुआ था शनि, जैसे मुझे लगा ये शनि कैसे शनि, राहु है यहाँ पे, सूर्य के साथ राहु बैठे हैं। और लग्न के अधिपति और धन के अधिपति, 12वें के अधिपति, लग्न और 12वें के अधिपति होकर के शनि एकादशवें भाव में बैठे। वस्तुतः वो यहां नहीं बैठे, ये आपको सिर्फ दिख रहे हैं यहां पे, पर बैठे वस्तुतः वो यहां है। तो धर्म भाव में ही या धर्म की राशि में ही लग्नेश बैठ गए। इसका मतलब है कि व्यक्ति कहां जा रहा है? धर्म, अध्यात्म, पुरोधा और आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक गतिविधि, इन सब चीजों में व्यक्ति का दिमाग जाएगा। लेकिन जब आप परमानेंट के बाद जब आप इस कुंडली पे आते हैं तो आपको क्या दिखता है कि नहीं, वस्तुतः वो यहां बैठे हैं, पर वर्तमान में ये जो ग्रह है वो धनु राशि में एकादशवें भाव में बैठा है। इसका मतलब होता है कि शनि और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना खराब नहीं होता। मतलब ये व्यक्ति अपने बल, अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने व्यय या किसी भी तरीके से सर्वस्व प्राप्त कर लेता है जो भी उसको चाहिए होता है। लेकिन उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो जाएगा कि ये शनि और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जो उसको उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके घर परिवार, उसके घर आसपास के लोग, घर के आसपास के लोगों से उसको दूरी पैदा कर देगी या उसको दूर रहने पे मजबूर कर देगी। ऐसी पहली बात हो सकती है। ये इस कुंडली की पहली बात है जो अच्छी भी है, और उसका बुरा प्रभाव भी मैंने बताया या गलत प्रभाव बताया या एक नेगेटिव पक्ष बताया। अब आपको मैं दूसरी सबसे अच्छी बात पे लेके आता हूं, इसके बाद पंचांग बताऊंगा। 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे और वो गुरु से त्रिकोण में बैठे। और गौर करिएगा तो वो आपकी कुंडली में वस्तुतः चंद्रमा से तीसरे बैठे और शनि की दृष्टि लग्न पे होने के साथ साथ पंचम पे हुई और 10वीं दृष्टि यहां हो गई, जो आयु के प्रदाता हो जाएंगे, आयु देने वाले, और व्यक्ति को कंटिन्यूअस काम करने वाला बना देते हैं। उसको छुट्टियां कम मिलती हैं, ऐसा संभव है, या परिवार को वक्त कम दे पाता है, ऐसा संभव है, या उसके रिसर्च में ही उसका दिमाग ज्यादा लगा रहता है, ऐसा संभव है। लेकिन जो 12वें भाव के अधिपति हैं वो गुरु से त्रिकोण में बैठे या गुरु की उस पर दृष्टि है। मतलब अगर लाभ भाव के अधिपति या धर्म का कारक ग्रह गुरु अगर लग्न को देखे या लग्नेश को देखे तो निस्संदेह और भी ज्यादा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। इस कारण से जो लग्नेश की प्रवृत्ति पॉजिटिव वाली थी वो और भी ज्यादा गति को प्राप्त करेगी, और ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पहले ही धर्म भाव में चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह गुरु जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट होकर के धर्म, अध्यात्म, प्रमाण और प्रामाणिकता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यहां की सबसे अच्छी दूसरी बात होगी कि जो वस्तुतः जन्म कुंडली के भाग्य लाभेश होते हैं वो अपने भाव से पंचमस्थ अपने मित्र की राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। गौर करिए, गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा और वो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से मित्र की राशि को देखेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से सामान्यतया संतुलित राशि को देखेंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से जहां के अधिपति होते हैं उसको देखेंगे। इसका मतलब है कि गुरु की ये दृष्टि अच्छी, गुरु की ये दृष्टि सामान्यतया चंद्रमा के लिए अच्छी, और गुरु की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली में लग्नेश और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति के लिए अच्छी होगी क्योंकि उन्होंने खुद की राशि को देखा है, परिवर्तन योग बनाया है। अब जरा गौर करिए तो ये परिवर्तन किसके साथ हुआ है? तो दशम भाव के अधिपति का परिवर्तन एकादशवें भाव के अधिपति के साथ हुआ है, और ये वस्तुतः परिवर्तन तृतीय भाव के अधिपति का परिवर्तन एकादशवें भाव के परिवर्तन से हुआ है, भाव के अधिपति से हुआ है। गुरु और मंगल दो परस्पर मित्र ग्रह जब आपस में परिवर्तन करेंगे तो यहां व्यक्ति के पास आध्यात्मिकता, चिंतन करने की प्रवृत्ति, लाभ प्राप्त करने का बल, और साथ ही साथ उसको साहसी बनाने के साथ साथ उसको कई तरीके से धन कमाने वाला बना देंगे। और निस्संदेह चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव व्यक्ति को धार्मिक, अनुष्ठानिक, पूजा पाठ करने वाला, मंत्र का जप करने वाला, आध्यात्मिक चिंतन करने वाला, धर्म के प्रति रक्षक और रक्षा का भाव रखने वाला, ऐसी सारी गतिविधियां व्यक्ति के जीवन में शामिल होंगी और निस्संदेह व्यक्ति उसमें खरा उतरेगा। यह दूसरी सबसे अच्छी बात थी।
अब तीसरी सबसे अच्छी बात पे लेके आता हूं। धन भाव के अधिपति के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, धन भाव के अधिपति के ऊपर अगर चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, आप यहां पे गुरु की दृष्टि को भूल जाइए, धन भाव के अधिपति को देखना है। तो धन भाव के अधिपति से, सूत्र है ये, धन भाव के अधिपति पे या धन भाव के अधिपति से चंद्रमा अगर केंद्र में हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति सरकारी तंत्र से धन कमाता है या फिर अपने काम से, अपने ही किए गए कृत्य से धन कमाता है। उसको कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं करनी पड़ती है। वस्तुतः यहाँ पे आपको कभी भी धन के लिए विचलित नहीं होना पड़ता है, परेशान नहीं होना पड़ता है। आर्थिक गतिविधि आपके साथ हमेशा ही सटीकता से मौजूद रहती है और निस्संदेह आपको धन हमेशा किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से मिलता रहता है। तो आपको चेक क्या करना है कि आपकी कुंडली में धन भाव का अधिपति कौन है और क्या उस पर चंद्रमा की दृष्टि है या वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो ये महान धन योग बनेगा। ये इस कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात है। अब आपको चौथी सबसे अच्छी बात पे लेके आता हूं। सप्तम भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति, अगर आप इनको देखेंगे तो सप्तम और पंचम, इन दोनों के अधिपतियों के साथ सप्तम भाव के अधिपति ने सप्तम को देखा है, मतलब व्यक्ति अनुशासित है या किसी ऐसे वर्ग से आता है जो अनुशासन का काम करती हो या अनुशासित होती हो। और सूर्य लग्न में और 12वें भाव में बुध, तो इस कुंडली में चंद्रमा और बुध जो है वो एक दूसरे से केंद्र में हो जाएंगे, मतलब चौथे 10वें हो जाएंगे। और पंचम भाव के अधिपति के ठीक पीछे शनि मंगल का प्रभाव व्यक्ति को तकनीक का जानकार और मैनेजमेंट का माहिर बनाएंगे। और उसके ठीक आगे सूर्य जैसे धार्मिक और मोरल ग्रह के बैठ जाने से व्यक्ति कभी भी मोरल डाउन नहीं करेगा। आप निश्चित रूप से इसे कह सकते हैं कि एक तरफ राहु और दूसरी तरफ शनि मंगल हैं, तो पंचमेश भीषण पाप कर्त्री में हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति खुद भी अपने माता पिता से अलग विलग रहता है या उसकी संतति उससे दूर चली जाती है, या कई बार प्रेम में कमजोरी देखी जाती है, या व्यक्ति कई बार प्रेम चाह करके भी उतना नहीं कर पाता है। ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे। लेकिन पॉजिटिव ये बात होगी कि व्यक्ति के अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत गंभीरता से कूट कूट करके भरा होता है और अपने किसी भी कार्य को करने से पहले निश्चित रूप से वो रणनीति बनाता है और बहुत ही सूक्ष्मता से अन्वेषण करने वाला होता है और उसी रणनीति को काबिले तारीफ बना देता है। बहुत ही मजबूती से जहां भी खड़ा हो जाए उसके पांव डगमगाते नहीं हैं। यह बुध 12वें भाव में, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि बुध 12वें भाव में बैठ करके जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि से चंद्रमा की राशि को देखेंगे, जिसके अधिपति शुभग्रह होकर के जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं। किसी भी भाव का अधिपति, ये जो बातें मैंने कही थी वो इसलिए नहीं कही थी क्योंकि बुध जन्म कुंडली में 12 में बैठे थे, उसका नकारात्मक पक्ष आपने देखा, पर उसका एक सकारात्मक पक्ष ये होता है कि जहां पे उसकी दृष्टि है उस भाव का अधिपति उससे केंद्र में बैठा है और उससे भी वो केंद्र में बैठा है। ऐसे देखी जाती हैं चीजें, क्योंकि केंद्र का संबंध सबसे मजबूत संबंध होता है। और सप्तम भाव पे या छठवें भाव पे अगर आप गौर करें तो छठवें भाव पे जब भी बुध का संबंध बन जाएगा तो ये शत्रु की राशि को देखेंगे। इस वजह से वहां पे व्यक्ति बुध की स्थिति में हमेशा ही शत्रुओं के बीच में रहने वाला होता है, फिर भी उसका कोई बाल बांका ना कर पाए। कारण क्योंकि छठे भाव पे बुध की चाहे शत्रु दृष्टि पड़े, चाहे मित्र की दृष्टि पड़े, चाहे वो स्वयं बैठ जाए, बुध दुश्मन के घर में घुसता है, मारता है और यूं निकल आता है। हाँ, ये चौथी सबसे अच्छी बात थी। अब आइए मैं आपको सबसे पहले इनकी कुंडली में ये तीसरी चौथी जो भी मैंने बातें बताई, अब पांचवी सबसे अच्छी बात बताता हूं, जो कि कल बताऊंगा। पांचवी सबसे अच्छी बात वो कल पता चलेगी, क्योंकि वास्तव में उसके लिए नवांश देखना होगा। हालांकि मैं उसका जिक्र कर देता हूं कि नवांश कुंडली में चंद्रमा उच्च के हो जा रहे हैं और गुरु के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे जन्म कुंडली में बनते हैं छठे भाव के अधिपति, और वो व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरीके से रोगों से लड़ने की क्षमता देते रहते हैं और व्यक्ति के सामने विपरीत परिस्थितियों के निर्माण करने के बावजूद भी वो उसमें सुलभता देते रहते हैं। हालांकि इसका प्रभाव कल भी दिखेगा, मैं बताऊंगा। अब आपको मैं यहाँ पे इनके कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूँ। कुछ सवाल इनके हैं पर वो मैं कल भी बताऊंगा और आज भी थोड़े बहुत जिक्र के साथ, हालांकि उसका प्रभाव बताऊंगा। इनका जन्म फाल्गुन माह में हुआ है। सबसे पहले इनके जीवन में प्रेम की बहुत ही आवश्यकता है। व्यक्ति के प्रेम से ही वो कई सारी समस्याओं से निजात पालेगा या मुक्ति उसको मिल जाएगी। तो इनके किसी भी तरीके से स्वास्थ्य को ठीक करना हो, या फिर आपको, मैं जिनकी कुंडली है उनको बोल रहा हूँ, जीवन में प्रेम को भरने की आवश्यकता है। उत्तरायण में जन्मे हैं, आपके पास सूर्य को बल हमेशा ही देना होगा। इनको किसी पंडित जी ने बोल दिया था, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, कि आपकी कुंडली में सूर्य मारक हैं
तो आपको उनको अर्घ नहीं देना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये गलत है और भ्रामक है। सूर्य वस्तुतः किसी भी धर्म के व्यक्ति के द्वारा पूजित किए जा सकते हैं, क्योंकि वो समस्त प्रकार के ऊर्जा के भंडार कहे जाते हैं, और निस्संदेह जो हमें देता है उसे हमें आदर देना ही चाहिए और उसकी पूजा होनी ही चाहिए। ये सनातन धर्म की मजबूत श्रृंखला और मजबूत वृक्ष जो सबको ही पूजनीय मानता है। बाकी के अन्य धर्मों में आपको ये बात नहीं मिलेगी। मैं ये बात कह रहा था कि उत्तरायण में जन्म होने से आपके पास हमेशा ही ये बात याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में ये सूर्य राहु के साथ बैठे हैं। याद रखिएगा, सप्तमेश अगर शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में आ जाएं तो कई प्रकार से व्यक्ति को अब कई तरीके की समस्या होगी। तो सूर्य अंतड़ियों के कारक होते हैं, पेट के लीवर के कारक होते हैं, वो इससे संबंधित समस्याएं हमेशा देते रहेंगे। इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो हमेशा ही ये बात भूल जाइएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य मारक है तो उनको पूजित नहीं करना है। बिल्कुल गलत है, और जिसने बताया था वो गलत बताया था। किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी गई है कि आपको पूजा नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये कौन सा व्यक्ति आया था जिसने ये बात फैलाई थी कि मारक ग्रहों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद है। मतलब इसको बिल्कुल ही सिरे से खारिज करता हूं अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो, क्योंकि सनातन धर्म में निश्चित रूप से परम पिता परमेश्वर के रूप में और साक्षात अगर ब्रह्मांड का कोई अद्वितीय देवता है तो वो स्वयं साक्षात सूर्य हैं। भगवान सूर्य नारायण की उपासना प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए और प्रत्येक धर्म के लोगों को भी करना चाहिए। अलग बात है, इसको अलग तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने बात कही कि आपकी कुंडली उत्तरायण में जन्मी है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपके साथ सूर्य सदैव हैं और वो आपके पिता के सदृश हैं, इस वजह से उनका पूजन अनिवार्य बनता है। मारक हैं, इस वजह से ऐसा नहीं कि उनकी पूजा नहीं करनी, बिल्कुल करनी, और वो कभी बंद भी नहीं होना चाहिए। वसंत ऋतु, यहाँ भी प्रेम की आवश्यकता। मंगलवार का जन्म, यहाँ व्यक्ति के पास ऊर्जा है, ढाढ़स है, साहस है, बल है, पराक्रम है और उत्कंठा भी है, क्रिएटिविटी भी है, और वो कुछ नया करना चाहता है और हमेशा ही जिम्मेदारी से भरा हुआ है और अपने जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाने वाला भी है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास साहस बढ़ जाए। अभी लाइट कटी हुई है, इस वजह से गर्मी भी होगी। तो चंद्रमा पापक नहीं है, शुभग्रह है। तो कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के जो चंद्रमा होंगे वो जातक के जीवन में धर्म, जातक के जीवन में अध्यात्म, जातक के जीवन में मन और व्यक्ति के जीवन के धन और स्वास्थ्य, इन सबको जो थोड़ी थोड़ी जो अच्छाइयां मिल रही हैं वो चंद्रमा के कारण मिल रही हैं। और जो आप कभी कभी खुश हो जाते हैं वो चंद्रमा के ही कारण होते हैं। यहाँ पे कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति संततिवान हो जाता है। विशाखा नक्षत्र, कई बार पेट की समस्याएं बनती हैं, ये एक आम बात होगी जो हमेशा लगा रहेगा। इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय देवगुरु बृहस्पति की पूजा या एकादशी का व्रत, या फिर अगर हो सके तो गाय की सेवा, गाय की परिक्रमा और गंगा जल का पान, और गाय को फल दान करना चाहिए। वजन के बराबर तुलादान, जिसे कहा जाता है तुलादान की प्रक्रिया, तो तुलादान कर देना चाहिए। अगर हो सके तो आपको कम से कम तुलादान तो अवश्य ही कर देना चाहिए। कुछ कुछ वक्त पे तुलादान करते रहिए। घर में कुछ पारंपरिक रूप से एकादशी का व्रत एकदम नियम से बना दीजिए। एकादशी का व्रत होना ही होगा, और उसके अतिरिक्त किसी ब्राह्मण को प्रत्येक महीने जरूर ही कुछ अन्नदान या भोजन या कुछ भी द्रव्य दक्षिणा अगर देने से, इससे भी आपके कई बार गुरु का कमजोर होना या सूर्य के साथ राहु के बैठने का दोष खत्म हो जाएगा। व्याघात योग भी आपके शरीर को चिढ़ता फाड़ता रहता है, यह भी होता रहता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आपके पास एक ऐसा सेंस है जिसे सिक्स्थ सेंस कहा जाता है कि आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उसको आप पहले से जान जाएं। अब मैं आपको इनकी कुंडली में सूर्य पे लेके आता हूं। सबसे पहले इस कुंडली के लिए सूर्य सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, लग्न में बैठे हैं, 24 डिग्री के हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में, गुरु जो है वो 6 डिग्री के और धनेश होकर के चंद्रमा जैसे ग्रह से देखे जा रहे थे। ये सबसे अच्छी बात। लग्न में सूर्य के बैठने से कुछ ना कुछ तो एक अच्छी बात जो ये मिल जाएगी। चूंकि ये ग्रह 24 डिग्री पे है तो थोड़े कमजोरीपन के साथ होगा। राहु के साथ जो ग्रहण है वो बिल्कुल टाइट ग्रहण है, चूंकि 5 डिग्री का अंतर हो रहा है। 24 डिग्री के सूर्य और 29 डिग्री के राहु हैं। अब यहाँ पे चूंकि सूर्य जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि यहाँ जो गुरु का प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन में संतुलन पैदा करने के लिए काफी होगा। मेरा जो कैमरा है वो इधर घुमा हुआ है, इस वजह से चेहरा जो है वो कभी कभी इधर मेरा घूम जाता है, ऐसा होता है। तो इस वजह से आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरे जो नेत्र हैं वो कभी इधर हो रहे हैं कभी इधर हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो सामने से जो कैमरे का वो है जो होता है ना वो स्क्रीन, वो मेरी तरफ है, तो मैं उधर देखने लग जा रहा हूँ।
तो सूर्य जो है वो गुरु के नक्षत्र में, इसे बहुत अच्छा माना जाता है और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी बात होगी जातक के लिए जिस पे शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति सरकार से जुड़ करके काम करने वाला, और उसके अतिरिक्त पत्नी के स्वास्थ्य में कभी कभी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हो सकती हैं, क्योंकि शनि जो है वो जन्म कुंडली में वस्तुतः इस कुंडली के लिए 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं, और 12वें भाव के अधिपति होकर के 7वें भाव के अधिपति को देखेंगे तो पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। इस वजह से अगर हो सके तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करते रहना चाहिए, बहुत सामान्यतया। हालांकि एक बात बता दूं तो अभी आपकी कुंडली में दशा भी पंचम भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति बुध की चल रही है, और इस कुंडली के लिए बुध अच्छे होते हैं, कमजोर नहीं होते, परंतु वो जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां, 12वें। तो विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करने के बाद वो आपके जीवन में कुछ सहूलियत देंगे, ऐसा है। सूर्य सप्तम भाव के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं, ये बढ़िया होगा। और मैं समझता हूं कि उनके पास अगर ग्रहण जैसा कोई प्रभाव नहीं होता और शनि जैसे प्रभाव से वो अगर देखे नहीं जाते, हालांकि लग्नेश लग्न को देख रहे हैं तो आपके पास कम से कम आयु अच्छी है, आपका प्रभाव अच्छा है। सूर्य के पास राहु के कमजोर होने का एक गुण होगा या प्रभाव होगा, सूर्य राहु से प्रभावित होंगे, इसके कारण व्यक्ति कई बार जो है वो अनैतिक तत्वों से युक्त हो जाता है या अनैतिक गतिविधियों से लिप्त हो जाता है, जैसे शराब वगैरह पी लेना, या कभी कभी जो है वो अनुशासित न होना, जीवन को सही ढर्रे से न जीने का एक छोटा मोटा कारोबार कई बार व्यक्ति कर जाता है। ऐसी स्थितियां होती हैं। और वस्तुतः सप्तम भाव के अधिपति पे शनि राहु केतु का अगर प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं एक पापक प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति की पत्नी का स्वास्थ्य या व्यक्ति स्वयं भी उसके डेली रूटीन में थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट देखी जाती है। तो ये सूर्य का प्रभाव। चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में 25 डिग्री के हैं। अब जब ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो भी 25 डिग्री के मृत प्राय हो जाएंगे, सूर्य भी 24 डिग्री के मृत प्राय, यानी कि इस कुंडली में दो सबसे अच्छे तत्व जो उपस्थित थे, जगतस्थ चक्षु सूर्य को कहा जाता है, और चंद्रमा मनुष्यो जातः, ऐसा चंद्रमा को कहा जाता है। यानी कि जगत का जो चक्षु है वो सूर्य आपकी कुंडली में मृत प्राय हो गए, और जो मन है आपका वो भी आपकी कुंडली में मृत प्राय। यानी कि इस कुंडली के लिए रोग और जन्म कुंडली का डेली रूटीन जो डेली लाइफ है, ये दोनों ही आपकी कुंडली में, यानी कि सूर्य केंद्र में और त्रिकोण में चंद्रमा, ये दोनों ही कमजोर हैं, मृतप्राय हैं, जिसके कारण व्यक्ति का इम्यून कमजोर है। अब व्यक्ति की कुंडली का जब इम्यून कमजोर हो जाए तो अब व्यक्ति के जीवन में हर एक चीज थोड़ी थोड़ी कमजोरी से मिल जाती है। मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ये दोनों मजबूत नहीं रहेंगे तो पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है कि अब आप रोगी होंगे ज्यादा, या फिर पेट कमजोर हो, या स्वास्थ्य में कितने भी तरीके की समस्याएं, चाहे हाई बीपी हो, आपने इन्होंने लिखा भी है, तो हाई बीपी की समस्या हो, या फिर पेट से संबंधित समस्या हो, स्टोन वगैरह होता है, कितने भी आप किसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अब आपकी कुंडली का रोगेश इतना प्रबल है ही नहीं। वो तो आपको कम से कम बचा इसलिए रहा है क्योंकि वो जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट है, और कम से कम इस कुंडली के लिए वो अपने भाव से चतुर्थस्थ होकर के बैठा है। अगर ऐसा नहीं होता कि गुरु उनको नहीं देखते, एक शुभ ग्रह का प्रभाव उन पे नहीं होता, तो निसंदेह और भी ज्यादा ये समस्या वाली बात हो जाती। यहाँ पे देखिए, गुरु और शुक्र जैसे दो दो शुभ ग्रह और तीन तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास पूर्वजों का, व्यक्ति के पास धर्म का, अध्यात्म का और बड़े ही विख्यात होने का योग लगा हुआ है। निस्संदेह ये सबसे अच्छी बात कुंडली की हो सकती है, जो चौथी या पांचवी में की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आपकी कुंडली में तीन तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे है। चंद्रमा यहाँ पे आपकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र के, जिसके अधिपति गुरु उसको देख करके आपको बहुमुखी और बहुआयामी बना रहे हैं। ये चंद्रमा की बात थी। अब आते हैं वापस आपको लेके मंगल पे। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल दशम और तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। इनको अच्छे नहीं कहे जा सकते इनकी कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में, क्योंकि वो लग्नेश के शत्रु होते हैं और बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। तो दशम भाव के अधिपति होकर के वो एकादशवें भाव में बैठे, ये धन का योग लगेगा। इससे चतुर्थस्थ कोई ग्रह नहीं, इससे चतुर्थस्थ कोई ग्रह नहीं, इससे पंचमस्थ गुरु और परिवर्तन योग, मतलब ये एक अच्छी बात होगी। मंगल 16 डिग्री के 49 कला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं। यानी कि शुक्र भी स्थिति में कमजोर नहीं है। हालांकि यहाँ पे दो दो शुभ ग्रहों के बैठने से व्यक्ति जो है वो वस्तुतः किसी ऐसे काम के लिए नहीं बना है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, ये उससे होगा ही नहीं, या फिर वो करना नहीं चाहता या मजबूरी में कर रहा है। पर वस्तुतः मंगल और शनि का प्रभाव यहाँ पे दशम भाव के अधिपति के साथ शनि के बैठ जाने से व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। दशम भाव के अधिपति के साथ कभी भी शनि बैठे हों, याद रखिएगा,
दशम भाव के अधिपति के साथ अगर शनि का संबंध बन जाता है तो सरकारी नौकरी की स्थिति कई गुना बढ़ जाती है। वहीं चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र और छठे भाव के अधिपति चंद्रमा, ये देखिए चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर आपकी कुंडली में ये योग लगा है तो सरकार भले वैकेंसी ना दे, पर मुझे लगता है कि नौकरी मिल जाती है सरकारी क्षेत्र। हालांकि अब ये तो बहुत सारी बातें हैं जो देखने को पड़ती हैं, पर निस्संदेह आपकी कुंडली में ऐसे सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। ये सरकारी क्षेत्र में ही अभी नौकरी भी कर रहे हैं, तो ये बात आपने देखी और किस तरीके से ये सिद्ध होती है चीजें, ये आपको देखने को मिल जाती है। मंगल यहाँ पे युवावस्था के हैं, इसका मतलब है कि चतुर्थ, दशम और तृतीय, इन दोनों भावों का प्रभाव व्यक्ति को मिलेगा और निस्संदेह उसको लाभ उसका मिल जाता है। उसके अतिरिक्त अगर मैं बात कहूं तो मंगल की चौथी दृष्टि मित्र की राशि पे, यह धन के लिए अच्छी होगी, वाणी के लिए अच्छी होगी, प्रभाव के लिए अच्छी होगी और व्यक्ति के स्वभाव को एक रौबदार बनाने में इनको सहयोग मिल जाएगा। उसकी सातवीं दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी कमजोर, लेकिन व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी, खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख जाना और कॉपी करने का गुण दे देगा, ये चीजें मिल जाएंगी। वहीं आठवीं दृष्टि से जन्म कुंडली में नीच की दृष्टि से देखने के कारण आर्थिक विपन्नता कभी कभी पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती है। यह कई बार व्यक्ति जो धन दे देता है, ऋण दे देता है, उससे निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह कई बार व्यक्ति दूसरों के द्वारा इस्तेमाल हुआ रहता है या दूसरों के द्वारा इस्तेमाल कर दिया जाता है। लोग, परिवार, सगे संबंधी कई बार सिर्फ उतने तक ही शामिल होते हैं जब तक आपके पास सुख है, अन्यथा फिर वो आपके पास नहीं आते। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में थोड़े वैचारिक मतभेद के साथ उभरते दिख रहे हैं। पिता माता के साथ भी संबंध कुछ इसी तरीके की परिभाषा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इसे मैं थोड़ी सी कमजोरी के तौर पे ही देखूंगा। हालांकि जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति शनि जैसे ग्रह के साथ है, पिता के पास लंबी आयु है, माता भाव के अधिपति गुरु जैसे हैं, इस वजह से माता के पास आध्यात्मिकता और चिंतन करने की स्थिति और शुभदायी और भाग्यशाली और भाग्य का लाभ और भाग्य का बल, ये सब माता के कारण और पिता के कारण आपके पास कम से कम आयु भी प्राप्त हो रही है और नौकरी में सहयोग प्राप्त हो रहा है। उनके जाने से आपके नौकरी की कमजोरीपन को देखा जा सकता है। माता के नुकसान होने से आपके धर्म और भाग्य का लाभ आपको कमजोर कर सकता है। यह मंगल है। शुक्र के नक्षत्र में बैठे थे इस वजह से, और बुध की राशि को देख रहे थे इस वजह से क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं एक अद्भुत जो है वो व्यक्ति के पास विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देंगे। ये आपकी कुंडली में देखा जा सकता है। मंगल के बाद अब मैं बुध की चर्चा कर देता हूं। अब बात बुध की कर लेते हैं। बुध आपकी कुंडली के लिए, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं पंचम और अष्टम भाव के अधिपति, यानी कि एक त्रिकोण मिला है, लेकिन अष्टम भाव जो है वो वस्तुतः जन्म कुंडली का 8वां भाव है। बिजली आ गई। हमारे यहाँ गांव में एक बड़ी अद्भुत बात है, बिजली आ जाए तो चिल्ला देते हैं लोग जोर से, खुश हो जाता है मन, ऐसा लगता है अब जाएगी नहीं, पर अगले ही 10 मिनट फिर से वापस चली जाती है। मैंने ओ तेरी जो फिर से चली गई और पता नहीं फिर आएगी कि नहीं आएगी। और ये देखो ठंडी ठंडी हवा। तो ये कहते हैं कि जो है वो जन्म कुंडली के तीसरे भाव, 5वें भाव और 8वें भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं कहाँ, 12वें, यानी कि पंचम भाव के अधिपति का 12वें जाना, ये ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति बनना कुछ और चाहता था, बन कुछ और जाता है, करना कुछ और चाहता था, करता कुछ और है, या कई बार उसके वास्तविक जो गुण हैं उसको समाज, दुनिया के लोग या फिर वो खुद पहचान नहीं पाया है, या फिर कई बार वो किसी मजबूरी के तहत अपने काम में उलझा हुआ है, या कई बार उसको उसमें वो जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो प्रमोशन मिलनी चाहिए, वो कई बार उससे नहीं मिल पाती है, या कमजोरीपन का प्रभाव देखने को मिल जाता है। वैसे आपकी कुंडली में बुध जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं 27 डिग्री के, वो सम संख्या की राशि है, बाल अवस्था में बैठेंगे अवस्थागत, और उनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, पर अब उसी की दशा में आप जी रहे हैं। तो प्रमोशन वगैरह के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपकी कुंडली में एक वक्त बता सकता हूं जो 2023 के 12वें महीने के बाद और 25 के 5वें महीने तक, ऐसा 2 साल का जो वक्त रहेगा ये आपको कुछ दे सकता है। इसके बाद मैं आपको अब इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। बुध जो है वो जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि से, इनकी दृष्टि मैंने बता रखी है, वो व्यक्ति को शातिर, चालाक, चपल, चतुर और लड़ाका बना देंगे, जो व्यक्ति कभी भी किसी से हारता नहीं है और हमेशा जीतने वाला होता है। बुध और गुरु का एक दूसरे से केंद्र में होना, जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति 12वें गए चंद्रमा से केंद्र में होकर के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और व्यक्ति के प्रभावों को कमजोर कर देते हैं, जहां व्यक्ति समाज के कई बार बहुत ऊंचे और अच्छे वर्गों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाता है।
क्योंकि वो वस्तुतः कभी भी प्रतियोगिता में रहता ही नहीं है और नहीं अपने आप को रखता है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति का प्रमोशन होते 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 रुक जाता है, या कई बार वो उस पर अपना दिमाग नहीं लगाता है। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये बात मैंने यहाँ देखी। अब उसके बाद अगर जब आप बुध बालावस्था के यानी कि 25% का परिणाम, और सूर्य चंद्रमा मंगल, तो सूर्य जो थे वो मृतप्राय थे, इस वजह से वो कमजोर हो गए। चंद्रमा मृतप्राय तो कमजोर। मंगल युवावस्था का, इसका मतलब है कि वो आपकी कुंडली में अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, और एक अच्छे भाव का अधिपति जब जन्म कुंडली में युवावस्था का हो जाएगा तो निस्संदेह आपको कई बार लालची बना सकता है। इन्होंने पूछा है सवाल कि मैं लॉटरी वगैरह से धन कमा सकता हूं क्या? ये मंगल ही आपको लालची बना रहे हैं, और दरअसल ये आपको कई बार लाभ भी देते दिख रहे हैं। पर चंद्रमा चूंकि आपकी कुंडली में गुरु जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं, शुक्र जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं, अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12 में बैठे हैं, पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12 में बैठे हैं, इस वजह से कई बार गलत निर्णय होने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति का धन टूट जाता है, रुक जाता है, या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। मैं बहुत ज्यादा उस पर आपका ध्यान नहीं लगाने को कहूंगा। ये बुध की बात थी। अब बात गुरु की कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए धनेश होने के साथ साथ लाभ भाव के अधिपति होते हैं। ये इस कुंडली के 12वें भाव के अधिपति नहीं होते, पर 12वें भाव के अधिपति जो है वो इस कुंडली के लग्नेश जरूर होते हैं। तो 12वें भाव के अधिपति से ठीक पिछला भाव 11वें भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्थ और परिवर्तन का योग लगाना। धन भाव के अधिपति का परिवर्तन योग, ये महान परिवर्तन योग आपके जीवन में कई तरीके से आपको लाभ देने वाला बन सकता है। 6 डिग्री के बैठे हैं, बल है उनके पास। अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, ये भी ठीक है क्योंकि केतु जन्म कुंडली में उनको देख ले रहे हैं, और केतु स्वयं उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं जो सूर्य का नक्षत्र होता है, और वो सूर्य केतु को देख रहे हैं। इसका सीधा सा स्पष्ट उत्तर ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में अनुभव है, व्यक्ति के जीवन में धर्म है, व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म है, और व्यक्ति के जीवन में चिंतन है। साथ ही साथ व्यक्ति के पास अनुभव बहुत बेहतर, और उसके पास लाक्षणिक गुण इसके हैं कि वो तीव्र है, गतिमान है, और निसंदेह मैं ये बात कह सकता हूं कि आयु का विधाता भी है और धन का मालिक भी होगा। ये गुरु की दशा में आपको ना कुछ मिलने के बावजूद भी धन तो अवश्य मिल जाता है। आपकी कुंडली में इसके गुण देखे जा सकते हैं। गुरु जो है वो आपकी कुंडली में 6 डिग्री के हैं, एक नंबर की राशि में बैठे हैं, विषम संख्या की राशि में। 6 डिग्री पे ये ग्रह जो है वो कुमार अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये गुरु आपकी कुंडली में 50% का परिणाम देंगे और अपनी दशा में व्यक्ति को अनुभव देने का काम करेंगे। मैंने अनुभव वाली बात जो कही थी वो इसी के कारण कही थी। तात्पर्य ये निकलता है कि गुरु आपको हमेशा सिखा रहे हैं। तात्पर्य ये निकलता है कि आपकी कुंडली में शुक्र जो हैं वो भी आपकी कुंडली में 9 डिग्री के 12 कला की कुमार अवस्था में बैठेंगे। इसका मतलब है कि गुरु भी सिखा रहे हैं और शुक्र भी सिखा रहे हैं, और ये वस्तुतः दोनों ही अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं जो अनुभवों का मालिक होता है केतु। इसका मतलब है कि वो कई बार थोड़ा कमजोर या उतना नहीं होता जितना कि होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार व्यक्ति उसमें भी गलतियां करता रहता है, या कई बार वो अपना वर्चस्व नहीं बना पाता है जिसके लिए वो जाना चाहिए था, पर वो होता नहीं है। इस कारण से व्यक्ति को कई बार प्रमोशन के लिए चिरौरी करनी पड़ती है या घूसखोरी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी कई बार आपके सामने प्रपोजल आते भी होंगे या आ सकते हैं, या अगर आए तो उस पर विचार जरूर कर दीजिएगा। ये बात यहाँ तक गुरु की थी। अब मैं एक बात कहूं तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ के लिए ठीक ठाक है, जो दाम्पत्य को बेहतर करेगी, और पत्नी के साथ जो अनबन वाली बात है वो सूर्य राहु केतु के प्रभाव के कारण है। गुरु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है क्योंकि वो पापी भाव के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से कई बार पत्नी को आपसे कुछ और भी चीजें जो चाहिए होती हैं पर वो आप शायद दे नहीं पाते। इस वजह से भी उनके अंदर एक अलग तरीके का जो है वो अभाव पैदा होता है। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी जो चंद्रमा को देखेगी, जो वस्तुतः आपकी कुंडली के षष्ठेश है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को गुरु की दशा में रोगों से मुक्ति मिल सकती है, निजात मिल सकती है, और निस्संदेह उससे वो मुक्त हो सकता है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, लाभ आप जो चाहते हैं वो चिरंतन रूप से आपको मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और निस्संदेह वो प्राप्त होके भी रहेगा। अगर वहां पे शनि मंगल बैठे हैं तो निस्संदेह आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का कई बार योग बनेगा, और सरकार से सफलता व्यक्ति को मिल जाती है, और सरकारी क्षेत्र से उसको हमेशा ही एक जो है वो पुरस्कृत होकर के वो लौट जाता है, वापस उसको पुरस्कार मिल जाती है। वो चीजें भी आपकी कुंडली में बनती हैं। प्रमोशन के योग आपकी कुंडली में आएंगे, अभी और भी आएंगे। जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल की दशा में भी कुछ मैं चीजें देख रहा हूं जो आपको लाभ दे सकती हैं, क्योंकि वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, और ये बात भी दिख रही है। तो ये मंगल थे, शुक्र थे, गुरु थे। वस्तुतः ना तो मंगल थे ना तो शुक्र थे, ये गुरु थे। अब शुक्र की बात करते हैं।
शुक्र आपकी कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह कुमार अवस्था में बैठे हैं। 50% का परिणाम भी उनके लिए बहुत ज्यादा होगा। तृतीय भाव में शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा नहीं होता, तो व्यक्ति को कई बार आलस्य दे सकते हैं और प्रमादी बना सकते हैं, या व्यक्ति अपनी ऊर्जा का 100% सतत इस्तेमाल नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। पर वस्तुतः शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे को देखने से दाम्पत्य कभी भी बिगड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, जो अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं भगवान, और पंचम भाव के अधिपति होकर के 12वें हैं, राहु केतु के मध्य में आ रहे हैं। राहु केतु, शनि मंगल राहु केतु के बीच में हैं। इस कारण से पंचम भाव को प्रेम जो मिलना चाहिए आपको, वो वस्तुतः नहीं मिलने वाला है। तो आपको देने पे भरोसा करना चाहिए, देते रहिए, कम से कम कुछ लौट करके आ जाए। तो ये बात यहाँ से ही गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहीं से आपको पुत्र से भी थोड़ी सी वैचारिक मतभेद की स्थिति, पुत्री से थोड़ा सा निकट होने का प्रभाव दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो पुत्र से, पिता से और पत्नी से थोड़े थोड़े वैचारिक मतभेद बनते जाएंगे। माता से निकटता जरूर रहेगी, क्योंकि माता भाव के ठीक पीछे दो शुभग्रह बैठे हैं, तो माता आपके साथ हमेशा ही खड़ी रहेंगी, ये बात मैं कह सकता हूं। शुक्र कुमार अवस्था के पंचम भाव को 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। ये आपके पास अनुभव, पूजा पाठ, धर्म, धर्मान, ये सब चीजें दे रहे हैं, और निस्संदेह आपकी कुंडली में आपको थोड़े आलसी बना रहे हैं। और इसकी शिकायत प्राय आपके घर के लोग करते भी होंगे कि आप अपने अधिकारों को लेकर के और अपने कर्तव्यों को लेकर के थोड़े से लुंज पुंज की अवस्था में रहते हैं, जिसको बदलने की आवश्यकता अगर आप महसूस कर लेते हैं तो अच्छी बात होगी। और निस्संदेह शुक्र की दशा में आपको भौतिकीय सुखों की प्राप्ति होगी, शुक्र की दशा में संतान प्राप्ति, शुक्र की दशा में नौकरी की प्राप्ति, शुक्र की दशा में भाग्य का लाभ, शुक्र की दशा में ऐश्वर्य की प्राप्ति, शुक्र की दशा में व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन अगर खरीदना चाहे तो निस्संदेह ये चीजें हो रही हैं, और अभी भी उसका योग चल रहा है, जो 2023 के फरवरी तक चलेगा। इतनी सारी चीजें शुक्र को दिख रही हैं। अब आपकी कुंडली में शुक्र के बाद शनि आते हैं, जो लग्नेश होते हैं, लाभ में बैठे दे रहे हैं। लग्नेश का लाभ में बैठना और दशम भाव के अधिपति के साथ बैठना, यह लक्ष्मी संपन्न योग बनाएगा, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत सारी चीजें स्वतः ही मिलने लगती हैं और आसानी से मिलती हैं। उसको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। और शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के लिए आयु देने वाली, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत बेहतर और सरकारी क्षेत्र का लाभ, और व्यक्ति के घर में कई बार कलह का वातावरण थोड़ा बहुत मचाने वाली। और शनि की दृष्टि 10वीं यहाँ पे आयु देने वाली, और रिसर्च सेक्टर में व्यक्ति को फलीभूत या सफलता से उसको लाभ देने वाली होती है। शनि की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ वो 7 डिग्री के बैठे हैं, वो भी आपको परिणाम देंगे पर थोड़े कमजोर ही। लेकिन इस कुंडली के लिए शनि लग्नेश होकर के 12वें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठे हैं। उस दशा काल में आप अपने व्यक्तित्व पे काम कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि नवांश कुंडली में वही शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे भी आपकी कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं, नक्षत्र में मूल नक्षत्र के बैठे हैं, इसके कारण वो आपको कम से कम कमजोरीपन में लेके जा रहे हैं, जिसके कारण ही व्यक्ति के कई बारी चिंता क्या कई सारा कारण बन जाता है, जिसमें हो सकता है कि कई बार व्यक्ति इच्छित वरदान की प्राप्ति नहीं कर पाता, या कई बार लगातार भटकता सा रहता है, या मनोवांछित फलों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। पर इस कुंडली को देख करके मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि कुंडली में अगर धन भाव की चिंता करते हैं तो लग्नेश का लाभ में जाना धन योग, धनेश का धन भाव अपने भाव से आगे जाना धन योग, परिवर्तन योग बना रहे, ये धन योग है। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में परिवर्तन योग करना, ये धन योग है। चतुर्थ भाव के अधिपति का एकदम पीछे जाना, ये थोड़ा कमजोर होगा, पर निस्संदेह वो लाभेश के साथ बैठे हैं तो महाभाग्यशाली योग बनेगा। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12वें जाना, चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ केंद्र में आने से और गुरु जैसे ग्रह के साथ केंद्र में आ जाने से आपको संतान से प्रेम मिलता रहेगा, और वो आपको आपकी सेवा कर देती है, ये बात भी देखा जाता है। कई बार मतभेद बनेंगे पर वो एक सामान्य सी बात होगी। छठे भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना, छठे भाव का बल बढ़े, बुध की दृष्टि बलवान, मंगल की दृष्टि थोड़े बहुत व्यक्ति को ऋण वगैरह में फंसाने वाला बना सकते हैं, इस वजह से देने लेने से बचना ही चाहिए, थोड़ा कमजोर है वो पक्ष। सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम भाव केंद्र में जाना, ये ठीक होगा, पर मैं समझता हूं कि व्यक्ति कई बार अगर कुछ ना करके अपने बल पे भी अगर कोई काम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, हालांकि उसकी स्थिति बिल्कुल ना के बराबर है। अष्टम भाव के अधिपति का 12वें जाना विपरीत राजयोग और जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में होने से मैं इसे अच्छा नहीं थोड़ा बुरा ही कहूंगा। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी व्यक्ति की कमजोर होती है, वो उलझा हुआ सा रहता है और प्रायः थोड़ा सुस्त भी रहता है। नवम भाव के अधिपति का तृतीय भाव में जाना और उसे देखना भाग्यशाली बनाएगा। दशम भाव के अधिपति का लग्नेश के साथ महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी संपन्न योग बना दे। एकादशवें भाव के अधिपति का तृतीय में जाना अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के व्यक्ति को संपन्नता देने वाला बना देगा। 12वें भाव के अधिपति लग्नेश होते हैं, एकादशवें में बैठे हैं, कई बार व्यक्ति दूर देश की यात्रा भी कर सकता है अगर चाहे तो। ये आपकी कुंडली है जहां से धन योग थोड़े कम बन रहे हैं।
पर इस कुंडली को मैंने जहां तक देखी है और जो चीजें बताने का प्रयास मैंने करा है, उसमें इतनी सी बात देख रहा हूं कि लग्न में राहु है, सूर्य है, आपको पेट का रोग हमेशा परेशान करेगा। इस वजह से शहद का इस्तेमाल ज्यादा करिए, भगवान शिव पे शहद अर्पित करिए, गाय की सेवा, एकादशी का व्रत और रविवार को कम से कम नमक का भोजन बंद कर दीजिए, नमक का पान बंद कर दीजिए। और भूल कर भी कभी सूर्य को अर्घ देने की बात बंद मत करिएगा, यही आपको जीवित रखेंगे। और निस्संदेह यही आपके इम्यूनिटी, जो चीज कमजोर है उसको हम बल देंगे कैसे? पूजा करके, उसकी मंत्रणा करके, उसके साथ वाद विवाद करके, उसके साथ जो है वो वार्तालाप करके, मंत्र उसके पढ़ के, ताकि उसकी गति मेरी तरफ हो और मेरी तरफ वो आकृष्ट हो। इस वजह से जिसने आपको बताया था वो महान मूर्ख था, वो पंडित नहीं था, मूर्ख था। क्योंकि सूर्य की आराधना करने से कोई भी मना नहीं कर सकता। पता नहीं वो किस पंथ को मानने वाले थे, पर सनातन और शुद्ध जो सनातन है वो कभी भी सूर्य की आराधना करने से आपको मना नहीं करता है, और न ही मूर्ति पूजा करने से आपको मना करता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे इसी कुंडली के दूसरे चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।